क्लास 8 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कन्वेंशनल्स और नॉन कन्वेंशनल्स। तो हमने शुरू किया था यहाँ पे कोल से शुरू किया था जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। तो एक बार फिर से वापस एक बार देख लेते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्स को क्लासीफाई किया था कन्वेंशनल्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। तो conventional resources are those resources which has been used since ancient times, जो बहुत ही अर्ली टाइम से जो है यूज़ किया जा रहा है। जैसे फायरवुड्स, ये बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो फायरवुड्स हो गए। फिर हमने कोल पढ़ा कि कोल इज़ ऑल्सो बीन यूजिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम से, जब से कोल की इन्वेंट की गई थी तब से, तो बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है कोल भी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम। तो हम लोग ने साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पढ़े थे। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज विच आर बीन यूज सिंस द अर्लियर टाइम्स, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल्स है, जो एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट अगेन। तो इसके लिए इसको कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब हम लोग जो पहला हमने डिस्कस किया फायरवुड्स, देन कोल। अब हमारा थर्ड है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड इज अ पेट्रोलियम को इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है। इज अ रिसोर्स इज विच इज बिन यूज एक्सटेंसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। तो पेट्रोल, फॉर व्हाट पर्पस पेट्रोल हैज बिन यूज? पेट्रोल आर बिन यूजिंग टू जनरेट पावर को जनरेट करने के लिए। तो जैसे कार में पेट्रोल अगर हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल कार में, तो पेट्रोल क्या करता है, उसको एनर्जी देता है, तो वो स्टार्ट होती है इंजन, फिर वो मूव करता है कार। तो इसी तरह से ये जनरेट करता है पावर। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? पेट्रोलियम इज़ फाउंड जनरली डीप इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के इनसाइड में सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है एंड द ओशन बेड्स में, मतलब ओशंस में भी। ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये बॉम्बे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न साइड में है ना, जो हमारा अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में ये वाला जो है ये पाया गया था ऑयल बेड्स, ओशन बेड्स जो थे ऑयल्स के। तो उसको नाम दिया गया क्योंकि ये महाराष्ट्र के एकदम पास में ही है, तो उसका नाम रखा गया बॉम्बे हाई, इसीलिए इसका नाम रखा गया था बॉम्बे हाई। तो उसी की पिक्चर है ये। सो इट इज़ ऑल्सो, तो ये कहाँ पाया जाता है? अर्थ के डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशन बेड्स में। और विच रॉक्स, और विच रॉक्स में मिलती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सो इट इज फॉर्म बाय डेड मैरीन ऑर्गेनिजम्स विच फेल्स इन द सी बेड्स एंड गॉट कवर्ड बाय सेडिमेंट and was decayed over a period of times, and the organic remains were converted into oils and natural gases for over millions of years due to heat and pressures. तो ये चीज़ें जो है कि ओशन बेड्स में या फिर अर्थ में ये ऑयल फॉर्म कैसे हुआ? क्योंकि ये क्या है, ये और फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स मीन्स मेरीन ऑर्गेनिज्म। अगर ओशन में तो मेरीन मतलब जो पाई जाती है, जो फिश है, एक्वाटिक एनिमल्स जो भी है, उसके डेड जब वो बेड्स में जाके मर जाते हैं तो उसके ऊपर सीज के बेड्स में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर एक सेडिमेंट्स लेयर्स, मिट्टी पत्थर, उसके ऊपर एक लेयर पड़ जाती है। तो धीरे धीरे इसमें फॉर्म होने में टाइम लगता है, एक लेयर्स फॉर्म हो जाता है, फिर इसके बाद दूसरा लेयर्स फॉर्म होता है। तो इसलिए से कन्वर्ट होने में फिर वो धीरे धीरे चेंजेस होता है। तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर के कारण इसमें से चेंजेस आती है, फिर बाद में वो नेचुरल गैसेस या ऑयल में फॉर्म होता है। Now this moves through porous rocks and is extracted by the deep borehole. और ये इजीली पूरे सेडिमेंट्री रॉक्स में जैसे पाया जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर्स है, तो सेडिमेंट्रीज का जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स में बोला जाता है। तो मान लो यहाँ डिपॉजिट्स हो रही है, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हो गए। अब यहाँ पे दूसरी इस तरह से लेयर्स, तो ये ट्रैप्ड हो रही है। तो इसी तरह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब पोरस मीन्स ईजिली इसके अंदर स्पेस होता है जो इजीली वो मूव कर सकता है। तो एक लेयर्स में आराम से वो पाए जाते हैं। तो इसके कारण इसके अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, डीप बोर बनाते हैं। यहाँ पे आराम से अंदर तक डीपली इसको ड्रिल किया जाता है मशीन्स के थ्रू। जैसे पानी के लिए बोर बनाया जाता है, वैसे उसको डीप बोर बना के वेल की तरह फिर उसमें से उसको निकाला जाता है, ये सिस्टम से। लेकिन ये बहुत ही
एक्सपेंसिव भी और डिफ़िकल्ट भी है। तो ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द ऑफशोर्स एंड कोस्टल एरिया। तो उसके आसपास की एरिया में बनाया जाता है ताकि उससे वो एरिया से इजीली कनेक्ट करके वहाँ से वो ऑयल निकाल लिया जाए ऑयल फील्ड के, ठीक है। तो इज डन फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द ऑफ शोर्स में, और मतलब शोर्स के पानी के साइड थोड़े से हट के कोस्टल एरिया के पास। सो इट इज़ सेंट टू रिफाइनरीज। तो उसके बाद जब वो निकलता है वो और होता है, जो भी मिनरल्स निकल रहा है वो और होता है, ORE और फॉर्म में होता है। तो जैसे पेट्रोलियम को निकाला वो और फॉर्म में था, तो और फॉर्म में के बाद उसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको रिफाइन करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, रिफाइन इंडस्ट्रीज भेजा जाता है। तो यहाँ पे विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, तो उस क्रूड ऑयल से प्रोसेस करते प्रोड्यूस करते अलग अलग चीज़ें निकलती, जैसे पेट्रोल निकल गया अलग हो गया उसी ऑयल से, डीजल निकाला गया, डीजल के बाद केरोसिन उसी से निकलता है, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स जो कार में आगे वापस यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किससे निकलती है, उस पेट्रोलियम से ही निकलती है। तो पेट्रोलियम क्या है, और है, और पेट्रोलियम से हमें निकलता क्या है, पेट्रोल, डीजल, तो उसका बाय प्रोडक्ट, ठीक है। द मेजर कंट्रीज जो प्रोड्यूस करती है, जहाँ जिसके पास ऑयल रिफाइनरीज फील्ड है, वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद US में भी है, रशिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला एंड इंडिया में मेनली डिगबॉय जो आसाम में, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं। The advantage of petroleum are that it is easily be to transport through pipelines and tankers. इससे पाइपलाइंस के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या टैंकर्स के थ्रू उसको हम ले जा सकते हैं, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इट इज़ यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लुब्रिकेंट मशीन में डाला जाता है, पेंट में, जब पेंट हम लोग मकान में पेंट करते हैं, डोर में पेंट करते हैं, वो सारा पेंट पे यूज़ करते हैं। सोप में यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में पेट्रोलियम्स के बाय प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि इट कॉजेज पॉल्यूशंस, इससे धुआं बहुत होती है, एंड इट कैचेस फायर इजीली, और इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, एंड इट इज़ फायर हैजर्ड्स, इजीली इसे आग से दूर रखा जाता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा आग अगर इसमें लग गई तो उसे कंट्रोल में पाना बहुत मुश्किल होती है। इट इज़ एग्जॉस्टेबल, वंस यूज इट इज़ फिनिश, तो ये एग्जॉस्ट ख़त्म हो सकता है, इसलिए एक बार ख़त्म हो गया, वंस यूज्ड, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो समझो फिनिश हो गया, वापस हमारे पास नहीं आएगा। वापस से जब न्यू अर्थ, सोचो जब वापस से कुछ नया फॉर्म होता है तब बनेगा, तो टोटली इट विल टेक, मतलब एक नया अर्थ बनेगा तब हमें वापस ये पेट्रोलियम मिलेगा ना। नेचुरल पेट्रोलियम के पास ही नेचुरल गैस होती है, सेडिमेंट्रीज में ही इसे भी पाया जाता है। तो नेचुरल गैसेस जो है, इसे भी एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है, एनर्जी से कन्वर्ट होती है, और इसे भी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट के लिए, घर पे जैसे हमारे CNG गैसेज है, घर पे खाना बनता है, सिलेंडर आती है, तो ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट फॉर्मेशन ऑल्सो अकर अलॉन्ग विथ फॉसिल फ्यूल्स, फॉर्मेशन जैसे फॉसिल फ्यूल्स के साथ ही होती है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके साथ ही ये भी बनता है नेचुरल गैसेस। सो एंड इट हैज़ टू बी ड्रिल आउट विद द पेट्रोलियम के साथ ही इसको भी बाहर ड्रिल करके ही निकालते हैं। सो इट इज़ बोथ यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक्स, तो ये घर पे भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रशिया, नॉर्वे, UK, नीदरलैंड, इंडिया में जैसलमेर ऑफ थार डेजर्ट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, दैट इज ऑफ शोर ऑफ मुंबई, इस तरह से इतने सारे एरिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस CNG इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशंस एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल्स। तो ये जो है CNG गैस आजकल यूज़ किया जा रहा है क्योंकि कंप्रेस्ड है, और इसीलिए इसको कंप्रेस CNG नाम दिया गया। इससे थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड डीजल्स के। इसका एडवांटेजेस क्या है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैसेज इज दैट इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट
इसलिए इसको बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। ये चीपर है, किससे? पेट्रोल से सस्ता होता है और पेट्रोल से थोड़ा कम पॉल्यूट करता है। पेट्रोल और ऑयल से, जो कोल है उससे कम पॉल्यूशन करता है ये। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट इज़ फायर हैजर्ड्स, कि ज़रा सा ध्यान हटा, गलती हुई तो ये बहुत ज़्यादा आग फैल जाएगा, आग लग जाएगी, और डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर, उसको काबू में पाना बहुत मुश्किल होती है। सो मोरओवर इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, और साथ साथ ये ज़्यादा आसानी से मिलती नहीं है, कि जहाँ पे पेट्रोल होगी हमें वहीं पर मिलेगी ये। अब आता है हमारा हाइडल पावर, हाइड्रो पावर्स। ठीक है, तो हाइडल पावर, अभी ये हाइडल पावर जो है, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो रेन वाटर जो है या फिर रिवर वाटर है, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं टू जनरेट पावर को जनरेट करने के लिए। किस तरह से? डैम के थ्रू इसको स्टोर करते हैं पानी को डैम के अंदर, एंड मेक टू फॉल फ्रॉम हाइट, और उसके बाद उसको बहुत सी ऊंचाई से, हाइट से ऊपर से नीचे गिरती है। तो ये जब नीचे गिरती है, द फॉलिंग वाटर फॉल्स थ्रू पाइप, एक पाइप के थ्रू जो फॉल होती है इनसाइड द डैम के अंदर ही गिरती है। किसके ऊपर? टर्बिन के ऊपर। एक मशीन होती है टर्बिन, उसमें ब्लेड्स आता है और वो घूमती है, विच आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, के बॉटम में ही लगी रहती है। फिर वो घूमना शुरू करती है। तो जिस तरह से पाइप के थ्रू ये पानी वापस डैम में गिराया जा रहा है, थ्रू पाइप डैम के इनसाइड, डैम मतलब डैम के अंदर ही डाला जा रहा है। अब वो टर्बिन जिस तरह से घूमेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट करेगी। तो जैसे ब्लेड्स मूव करती है तो दस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी तरह से जनरेटर शुरू हो जाता है और वो घूमते घूमते स्पीड से, तो इससे क्या होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह से इसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर दैट इज डिस्चार्ज आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। अब इरीगेशन मतलब जब वो इससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, तब फिर वो पानी को डिस्चार्ज कर देते, छोड़ देते, डैम से निकाल देते हैं, और वो पानी आगे जाके कहाँ जाती है? एग्रीकल्चर्स के लिए, खेतों में चली जाती है, इरीगेशंस के लिए उनको दे देते हैं। नाउ 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, कहा जाता है कि आज हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें से 1/4 जो है वो आज हाइडल पावर से बन रही, मतलब 1/4 समझ में आ गया ना, 4 1 2 3 4, तो 1/4 जो है वो पानी अभी भी, मतलब सिर्फ 1/4 ही है, 3/4 नहीं है, 1/4 ही है जो हमें हाइड्रल पावर से बन रही है। क्योंकि रस्ट जो है हम लोग किससे बना रहे हैं, वो अभी हम लोग ने पढ़ा था, कोल से बना रहे, जिसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। तो उससे भी मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कोयले से बनती है। तो इसीलिए आज फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रो से, वो 1/4 है। लीडिंग कंट्री दैट जनरेट हाइड्रो पावर, तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है? नॉर्वे, पैराग्वेस, चाइना, ब्राज़ील। इंडिया हैज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन, वो किसमें? बाकरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेजेस है, इससे कोई भी धुआं प्रोड्यूस नहीं होता, स्मोक नहीं होती, मतलब पॉल्यूशन नहीं होती है। प्रोड्यूस से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत सस्ता होता है, चीप होता है। वाटर को हम लोग वापस यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम लोग वापस फेंकते नहीं हैं, उसको रीयूज़ करते, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बनने के बाद एग्रीकल्चर्स में चला जाता है। फिर उससे हम लोग, उसी पानी से हम लोग फिशिंग भी कर सकते हैं, इरीगेशन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट डिसएडवांटेज आर दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूम टू सेट अप द हाइडल पावर स्टेशन। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि सबसे पहले अपने को जब वो मशीन सेटअप करनी पड़ेगी पावर को कंज्यूम करने के लिए, बनाने के लिए, तो पावर स्टेशन बनाने में पैसे जो खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, आज जब हम डैम बनाते हैं तो जंगल को काटनी पड़ती है, आसपास के जो लोग होते हैं उसको वहाँ से हटाना पड़ता है, तो जंगल काटना वो भी एक डिसएडवांटेजेस में आ गया। और लोग जो जहाँ पहले से बहुत सालों से रहते थे उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, जैसे आदिवासी हो गए, जंगलों के आसपास रहने वाले जो भी गांव रहती है उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। तो इसी तरह से, और फिर जो आसपास के इलाकों में एग्रीकल्चर्स होती थी वो भी ज़मीन क्या हो जाएगी, वो उसमें डैम के अंदर चली जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है। तो हमने कन्वेंशनल्स पढ़ा था, आज शुरू करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आज कंप्लीट नहीं होगा,
लेकिन आज शुरू करते हैं, नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, जो आज हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसके कारण उनका डिमांड फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इसके लिए एनर्जी जो है इंक्रीज़, इतनी लोगों को एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए अपने घर के लिए, कारों के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए कहा जा रहा है इंक्रीजिंग रैपिडली विच अल्टीमेटली इज़ इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम इतना ख़त्म, तभी तो आज इतना कहा जा रहा है कि वो ख़त्म होने वाला है। तो कोल, पेट्रोलियम, ये जो हमारा कन्वेंशनल रिसोर्सेज था, वो रैपिडली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो हमें इससे ख़त्म होने से पहले ही एक नया ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए। तो इसीलिए आज जो है देखा जा रहा है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ख़त्म हो रही है, डिप्लेटिंग मतलब ख़त्म होना, रिड्यूस होना। सो इट इज़ बिलीव दैट विद द रैपिड रेट ऑफ कंजम्पशंस, क्यों हो रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। द रिजर्व्स ऑफ द कोल विल बी एग्जॉस्टेड सून, और जो कोल रिजर्व है, जहाँ से कोल माइन है, वो भी कहा जा रहा है कुछ सालों में ही ख़त्म हो जाएगा। सो मोर ओवर देयर यूज़ इज़ लीडिंग टू एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, साथ साथ हम इतना ज़्यादा यूज़ करें तो उससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। Hence there is a need for using non-conventional source of energy such as, तो इसके लिए आज बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा रिसोर्स यूज़ करें जो सबकी प्रॉब्लम, जो सबकी ज़रूरतें पूरा भी करे, साथ साथ एनवायरनमेंट को पल्यूट ना करे। तो वो है हमारा न्यूक्लियर, अभी कन्वेंशनल में आ गया न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल गैस। ये चीज़ें हैं, ये रिन्यूएबल्स है, मतलब इसको अगर एक बार ख़त्म भी हो जाएगा फिर हम वापस बनाएंगे, क्योंकि सूरज की गर्मी कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड हवा बंद नहीं होगी, टाइडल जो टाइड्स होती है, हाई टाइडल, लो टाइड्स, वो होती रहती है। बायोगैस एनिमल्स की जो काउ डंग के थ्रू, तो उससे बनती है ये पावर। जियोथर्मल हमारा अर्थ के अंदर जो है हीट जो है, जो लावा है उसकी जो वो जहाँ से क्रैक होती है, जहाँ क्रैक है, फॉल्ट है, तो वहाँ से जहाँ से स्पेस है वहाँ से वो उसकी इवापोरेशन जो है निकलती रहती है, स्टीम निकलती है, उससे भी यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया में अभी 2-3 जगह जैसे लद्दाख में, हिमाचल में है, तो जियोथर्मल एनर्जी। इस तरह से ये चीज़ें जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, और इससे पोल्यूशन नहीं होता, सबसे बड़ी बात है इससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो आज इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल जो है कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया हमारा कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होती है। अब डू यू नो क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। व्हेन जवाहरलाल नेहरू इनाग्रेटेड भाखड़ा नंगल डैम, जब उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम को इनाग्रेट किया था, तो दिस डैम हैज़ बिन, उन्होंने क्या कहा था कि दिस डैम हैज़ बिन बिल्ड विद द अनरिलेंटिंग टोल्स ऑफ अ मैन for benefits of mankind, and therefore it worthy of worship. May you call it as a temple or a gurudwara or a mosque. It inspire our admiration and revenue. तो उन्होंने जब इसको उसकी घोषणा की थी भाखड़ा नंगल डैम की, तो उन्होंने जब भाषण दिया था, स्पीच दिया था, तो कहा था कि इसको हम लोग, इस डैम को हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे भविष्य का ये जो सपना है वो पूरा करेगा। क्योंकि पहले जो है पानी के कारण हमारा एग्रीकल्चर जो है होता ही नहीं था, बहुत कम होती थी, सूख जाती थी, क्योंकि हम लोग मानसून पर डिपेंड होते थे। तो इससे क्या हो गया, डैम बनने के बाद पानी जो है हमें डैम से मिल सकता था, और इंडस्ट्री भी सेटअप हो सकती थी। इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी देगा, डैम प्रोड्यूस करके देने के वाला वो देंगे। तो इसके लिए उन्होंने इसको कहा था मॉडर्न टेम्पल, कि हमारे मॉडर्न डे के लिए डैम जो है वो टेम्पल है। भगवान जिस तरह से सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हमारे टेम्पल इसी तरह से डैम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके लिए उन्होंने इसको टेम्पल के नाम से कहा था। ना सोलर एनर्जी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सोलर एनर्जी जो है कि उसकी जो है हीट एंड लाइट जो है बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ट्रैप्ड होती है। तो किससे पता है कि सोलर एनर्जी मोस्टली ये यूज़ कहाँ कर सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी हीट्स जो रिसीव होती है, जैसे वेस्टर्न साइड, राजस्थान, गुजरात, ये साइड में सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम सन्स
इन द सोलर सेल। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं फ्रॉम सन से, और वो किस में ट्रैप करेंगे, सोलर सेल जो होती है, जो बैटरी होती है सोलर सेल, उसमें ट्रैप कर देंगे, चार्ज कर देंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, विच हैव बीन जॉइंट टुगेदर टू मेक सोलर पैनल। फिर बाद से सोलर सेल से ही सोलर पैनल बनती है, और बाद में विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी, फिर वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे आप उससे खाना बना सकते, हीटिंग और लाइटनिंग, कुछ भी बना कर सकते हो, घर पे लाइट जला सकते हो, फ्रिज जला सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिस टेक्निक ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट मेनली द ट्रॉपिकल कंट्रीज, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, विच आर ब्लेस्ड विद द अबंडेंट सनशाइन, क्योंकि उस जगह में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सन की रोशनी पड़ती है। दिस एनर्जी इज मेनली यूज इन सोलर कुकर। ये अगर आपको खाना बनाना है तो आपको सोलर कुकर यूज़ करना पड़ेगा, सोलर हीटर है, सोलर गीज़र है, स्ट्रीट लाइट, आजकल गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट यूज़ करती है इसी से, ताकि दिन भर जो है वो सोलर पैनल उसकी हीट लेती है। फिर बाद में नाइट में रास्ते में स्ट्रीट में लाइटनिंग आराम से जल जाती है ट्रैफिक सिग्नल के लिए। ये यूज़ किया जा रहा है ताकि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी बर्डन है वो कम हो जाए। एडवांटेजेस ये है कि सबसे पहले ये पॉल्यूशन फ्री है, गंदी नहीं होती है, सिर्फ एक बार इंस्टॉल किया जाती है, पैसे एक बार ही लगता है। इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्री, उसके बाद जीवन भर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो भी होती है वो फ्री हो जाती है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। डिसएडवांटेज इसका ये है कि सोलर एनर्जी इज द डिसएडवांटेज दैट अ सोलर पैनल नीड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस टू बी फिक्स्ड। जो पैनल होती है उसको बनाने में बहुत बड़ा जगह चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, वो बहुत बड़ा स्पेस लेता है, और इसीलिए इस इज अफेक्टेड बाई क्लाउड। अगर वहाँ पे क्लाउड आ गया, बादल आ गया, तो फिर उसमें वो एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो जिस दिन मतलब सोचो कि क्लियर है, फॉग है, क्लाउड है, उसमें प्रॉब्लम, फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने हीट एनर्जी स्टोर ही नहीं किया। एंड कैन बी जनरेटेड ओनली वेयर देयर इज ए डायरेक्ट सनशाइन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनशाइन मिलती है, रोशनी धूप आती है, वहाँ ज़्यादा काम करेगा। सो मोवर द क्वांटम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज लो। तो इसी तरह से अगर कम वहाँ पे क्लाउडी है, फॉगी है, सनलाइट कम है, तो उसमें जो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी वो बहुत ही लो होगा, तो उससे सारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है वेस्टर्न साइड में, मतलब राजस्थान गुजरात जो है बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं सनलाइट, तो ये इस स्टेट में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये चैप्टर्स को एक बार रीड कर लेना, टॉपिक को, फिर वीडियो देखना पहले प्लीज़, उसके बाद आप इसको रीड करना, तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगी।